जय हिंद राजा बाबू लोग, कैसे हो? उम्मीद है अच्छे होगे। आज हम आपको कक्षा 10 का विज्ञान का अध्याय नंबर 11 विद्युत को समझाने वाले हैं भाई। वन शॉट वीडियो वाली होने वाली है, एक शॉट विद्युत खल्लास, एक शॉट विद्युत खल्लास, एक ही वीडियो में सारा चैप्टर को हम खत्म करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। जैसे कि आपका अध्याय का नाम ही है विद्युत, यानी कि हम इसके बारे में, बिजली के बारे में पढ़ेंगे। इस अध्याय में किसके बारे में पढ़ेंगे? बिजली के बारे में। तो बहुत ही ध्यान समझना है। ये नोट्स आप डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ पे लिंक दिया गया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना फ्री ऑफ कॉस्ट। इसका कोई भी चार्ज नहीं है बच्चों। चलो राजा बाबू शुरू करते हैं। सबसे पहले जो ये विद्युत होता है, ये किसकी वजह से उत्पन्न होता है? ये उत्पन्न होता है चार्ज की वजह से, चार्ज आवेश की वजह से। ठीक है, अब ये आवेश कैसे उत्पन्न होता है? तो भाई आवेश क्या होता है? दो चीजों के घर्षण की वजह से उनके इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो जाता है, जिसकी वजह से आवेश उत्पन्न हो जाता है। इसको आपने कहीं देखा है? हाँ, आपने बिल्कुल देखा है। आप जब कभी कभी कंघी करते हो बालों में, तो क्या हो जाता है? कंघी आपकी बालों के साथ चिपकना शुरू हो जाते हैं। ऐसे लाते हो ना बांस में कंघी को, तो बाल खड़े हो जाते हैं। दूर ले जाते हो, बाल बैठ जाते हैं, फिर पास लाते हो, बाल खड़े हो जाते हैं। तो वो क्या हुआ है? आपका कंघी और आपका बाल क्या हो जाता है? आवेशित हो जाता है। किसकी वजह से हुआ? दोनों के बीच में क्या हो रहा था? घर्षण। उनके बीच में क्या हो रहा था? घर्षण हुआ, जिसकी वजह से आपके बालों का जो इलेक्ट्रॉन था वो चला गया है कंघी के पास। ठीक है, तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन चला जाता है वो हो जाता है धनात्मक चार्ज। मतलब आपके बालों के ऊपर क्या आ गया? धनात्मक चार्ज आया। और कंघी के ऊपर इलेक्ट्रॉन चला गया है, उसने आपके बालों से इलेक्ट्रॉन को छीन लिया, तो उसके पास आ गया निगेटिव चार्ज, यानी कि ऋणात्मक आवेश। ठीक है, तो ऋणात्मक आवेश, धनात्मक आवेश क्या आ गए? दोनों आ गए। अब इसकी वजह से क्या हो जाएगा? जब दो चार्ज हो, अपोजिट हो, ठीक है, यानी कि एक धनात्मक एक ऋणात्मक हो, तो उनके बीच में क्या होता है? आकर्षण बल काम करता है। इसीलिए कंघी आपके बालों के साथ चिपकना शुरू हो जाती है। अगर कंघी को आप कोई प्लास्टिक की चीज लो अभी और बालों के साथ उसको रगड़ो, और उसके बाद एक छोटा सा कागज का टुकड़ा लो, उसके साथ चिपकाओ, तो कागज का टुकड़ा भी क्या होगा? उसके साथ चिपकना शुरू कर देगा। यानी कि वहां पे भी आपका क्या आ जाता है? आवेश आ जाता है। ओके, क्लियर बात? अच्छा, आवेश आ गया, किसकी वजह से आता है? इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान की वजह से आता है। क्या क्रिया करनी पड़ती है? घर्षण करनी पड़ती है, तो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो जाता है। जैसे ये देखो ना, दो चीजों को जब रगड़ेंगे तो दोनों में से कुछ ना कुछ इधर उधर घर्षण की वजह से छूट जाएगा। इसका इसके पास चला जाएगा, इसका इसके पास चला जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ होने की वजह से क्या होता है? आवेश आता है। आवेश आने की वजह से क्या हो जाता है? उनमें एक प्रभाव देखने को मिल जाता है कि धनात्मक और एक ऋणात्मक हो जाए, दोनों के बीच में आकर्षण बल उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, अच्छा, अब ये आवेश यहाँ विद्युत में क्यों पढ़ रहे हैं भाई? तो विद्युत में क्या होता है? आवेश के बहाव को ही विद्युत कहते हैं कि एक प्रति सेकंड में, एक सेकंड में कितना आवेश एक तार के अंदर से जा रहा है, वही आपका विद्युत कहलाता है। इसलिए हम आवेश के बारे में पढ़े। चलो, आवेश सबसे पहला टॉपिक आपका होगा। ठीक है, अध्याय का नाम आपको पता है विद्युत है। ठीक है, अध्याय का नाम क्या है? विद्युत है, जिसमें हम सबसे पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं आवेश। आवेश क्या होता है? आवेश परमाणु का एक मूल कण होता है। यह धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। तो ये दोनों तरीके से हो सकता है, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है। ठीक है, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। अभी बताया मैंने, समान के बारे में नहीं बताया, पर एक बताया कि अपोजिट, एक धनात्मक एक ऋणात्मक हो तो क्या हो जाता है? दोनों आकर्षण करता है। और दोनों अगर धनात्मक धनात्मक हो जाए तो उनके बीच में क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है, मतलब वो दूर भागते हैं। और या दोनों के दोनों धनात्मक हो जाए तब प्रतिकर्षण होगा, दोनों के दोनों ऋणात्मक हो जाए तब प्रतिकर्षण होगा। पर अपोजिट होगा, एक धनात्मक एक ऋणात्मक, तो क्या हो जाएगा? उनके बीच में आकर्षण होगा। तो समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, अच्छा, कूलाम आवेश का एसआई मात्रक है। आवेश को किस में नापा जाता है? कूलाम में नापा जाता है। इसका क्या है? मात्रक, एसआई मात्रक कूलाम है। जैसे आप 1 किलो आलू लेते हो तो उसको किस में बोलते हो? केजी में बोलते हो। 1 केजी लिया, ठीक है, तो वो क्या है? उसका मात्रक है। उसी तरीके से जब आवेश को नापा जाएगा, ठीक है, उसकी बात करेंगे तो हम लिखेंगे इतना कूलाम, 1 कूलाम आवेश, 2 कूलाम आवेश, 3 कूलाम आवेश। ठीक है, अच्छा, और 1 कूलाम आवेश के अंदर 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश। ठीक है, 1 कूलाम आवेश का मतलब है 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 1 कूलाम आवेश का क्या मतलब है? कितने इलेक्ट्रॉन पे आवेश? 6 × 10⁻18। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है वो भी याद रखना, 1.6 × 10⁻−18 कूलाम। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है? आपको पता है पदार्थ क्या होते हैं?
कणों से मिल के बने होते हैं, कणों को ही परमाणु बोला जाता है। और उन्हीं परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन होता है वो ऋणावेश होता है, ठीक है, और जो प्रोटॉन होता है वो धनावेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना आवेश होता है उसकी वैल्यू क्या है, उसका मान क्या है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ओके, ये क्या होता है, ऋणावेश होता है। अच्छा, क्यू का एक फॉर्मूला भी है बच्चों, इसको ध्यान रखना, Q बराबर Ne, इसके ऊपर आपके न्यूमेरिकल होते हैं। ये क्या कह रहा है कि आवेश बराबर क्या होता है, N × E। E का मतलब है इलेक्ट्रॉन पे, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है, तो वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, और N बताता है कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ओके, तो ये इसका फॉर्मूला हो जाता है। अब यहाँ पे Q क्या है, कूलाम कुल आवेश है, Q क्या है, कुल आवेश है, N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश क्या होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है। अब आ जाते हैं हम दूसरे अपने टॉपिक पे, विद्युत धारा पे, ठीक है। विद्युत धारा किससे बनती है, आवेश के बहाव को विद्युत धारा कहते हैं। तो पहले हमने आवेश को पढ़ा, अब हम विद्युत धारा को पढ़ेंगे। विद्युत धारा क्या होती है, आवेश के प्रवाहित होने की दर को विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। किस दर से आवेश किसी तार के अंदर से प्रवाहित होगा, वही क्या होगा, आपका विद्युत धारा होगा। तो आवेश के प्रवाहित होने की दर को विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। विद्युत धारा होती है आवेश बटा समय, ठीक है, आवेश बटा समय। इसको कैसे पढ़ा जाता है, परिभाषित करना होगा, तो कैसे पढ़ते हैं, जब ऐसे कहीं भी लिखा हो, ऐसे कहीं भी फॉर्मूला लिखा हो, तो उसको परिभाषित कैसे किया जाता है, उसको यहाँ पे जो ये लाइन पड़ी होती है इसको बोलते हैं प्रति। तो यहाँ से शुरू करो, प्रति सेकेंड में प्रवाहित आवेश को विद्युत धारा कहते हैं, बस काम खत्म, यही परिभाषा होगी। अगर आपको ये रूल, ये नियम याद है कि विद्युत धारा आवेश बटा समय होता है, तो यहीं से परिभाषित करो, प्रति सेकंड में या प्रति समय में आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, बात खत्म, ठीक है। अच्छा, इसका फॉर्मूला होता है Q/T। I क्या है, विद्युत धारा से प्रदर्शित किया जाता है। I किसको प्रदर्शित करे, विद्युत धारा को, आवेश Q को प्रदर्शित करता है और समय T को। तो ये आपका एक फॉर्मूला बन जाता है, I बराबर Q/T, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे भी जो धारा है इसको भी किसी चीज से नापा जाता होगा, किसी में इसकी भी कुछ मात्रक होते हैं, ठीक है। जैसे आपका वेट होता है, वेट को केजी में नापते हैं, उसी तरीके से आपका धारा है, इसको एम्पियर में नापा जाता है, ठीक है। इसको किस में नापा जाता है, एम्पियर। अच्छा, 1 एम्पियर बराबर होता है 1 कूलाम प्रति 1 सेकंड। मतलब 1 एम्पियर किसके बराबर होगा, 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश के प्रवाह को क्या बोलेंगे, 1 एम्पियर बोलेंगे। अच्छा, ये कहीं कहीं पे न्यूमेरिकल में यूज हो जाता है। 1 माइक्रो एम्पियर बराबर होता है 1 मिली एम्पियर, ये सॉरी 1 मिली एम्पियर है, सॉरी ये 1 मिली एम्पियर बराबर होता है 10⁻³ एम्पियर, ठीक है। और कहीं पे लिखा गया होगा 1 माइक्रो एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर, तो ये होता है 10⁻⁻6 एम्पियर, ठीक है, ठीक है। हमने विद्युत धारा को पढ़ा। अब हम आ जाते हैं, विद्युत धारा को एमीटर द्वारा मापा जाता है। एमीटर क्या है, एक यंत्र है जो विद्युत धारा को नापता है। एमीटर क्या है, एक यंत्र है जो विद्युत धारा को नापता है। तो विद्युत धारा को एमीटर द्वारा मापा जाता है। इसका प्रतीक क्या है, ये देख रहे हो, एक ऐसे गोला बना हुआ है, बीच में ए लिखा, एमीटर, ठीक है, और इधर प्लस, इधर माइनस, और दोनों साइड क्या निकाला गया है, तार निकाले गए हैं। ये क्या है, तार। एमीटर एक प्रतिरोध क्रम, एमीटर का प्रतिरोध कम होता है, एमीटर का क्या होता है, प्रतिरोध कम होता है, तथा हमेशा श्रेणी क्रम में जुड़ता है। ये किसी परिपथ के साथ कैसे जुड़ता है, श्रेणी क्रम में जुड़ता है। विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाहित होने की दिशा के विपरीत मानी जाती है। विद्युत धारा की दिशा क्या होती है, इलेक्ट्रॉन के प्रवाहित होने की दिशा के बिल्कुल विपरीत, ठीक है। जैसे आपका मान लो विद्युत धारा इधर जा रही है, इसकी दिशा क्या है, इधर है, तो इलेक्ट्रॉन किधर बह रहे होंगे, ये विद्युत धारा बह रही है, तो इलेक्ट्रॉन इसके किधर बह रहे होंगे, इधर। इलेक्ट्रॉन किधर बहेंगे, इधर बहेंगे, याद रखना। ये क्या होती है, एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत होती है। क्योंकि जिस समय विद्युत की परिघटना का सर्वप्रथम प्रेक्षण किया था, इलेक्ट्रॉन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, अतः विद्युत धारा को धनावेश का प्रवाह माना जाता था। तो पहले जब ये निकाला गया था, तो हमने इसको, वैज्ञानिकों ने माना था कि विद्युत धारा किसकी वजह से बह रही है, धनावेश की वजह से बह रही है। पर बाद में पता चला कि ये ऋणावेश की वजह से बह रही है। तो पहले उसको विद्युत धारा की दिशा को और इलेक्ट्रॉन की दिशा, मतलब प्रोटॉन की दिशा, मतलब धनात्मक की वजह से, तो उसको सेम ही माना था। पर जब बाद में पता चला कि इलेक्ट्रॉन की वजह से बह रही है, तो भाई इलेक्ट्रॉन की दिशा क्या माना, इसके विपरीत माना। तो विद्युत धारा और इलेक्ट्रॉन की दिशा क्या होती है, बिल्कुल विपरीत होती है, एक दूसरे के अपोजिट होती है, ठीक है।
देखो बच्चों, अगला टॉपिक है आपका विभवांतर। विभवांतर क्या होता है? मान लो आपने क्या किया है, आपका विद्यालय का ये बाउंड्री है, ठीक है। आपने किसी बच्चे को एडमिशन के लिए लाए हो, ठीक है। आप एडमिशन के लिए, आपकी यहाँ पे क्लास होगी कहीं पे, ठीक है, आपका क्लासरूम है, और ऑफिस कहीं इधर होगा, ठीक है, ऑफिस कहीं कोने में होगा, ठीक है। तो इस बच्चे को यहाँ से इस ऑफिस तक लाने में जो आपको कार्य करना पड़ेगा, वही क्या कहलाएगा? विभवांतर। तो इसकी परिभाषा देखना, एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। इसका फॉर्मूला होता है V बराबर W/Q। W यहाँ पे कार्य है और Q क्या है? एक आवेश है, ठीक है, एक आवेश, और B क्या है? विभवांतर है, ठीक है। इसका SI मात्रक होता है वोल्ट। इसका क्या होता है? SI मात्रक वोल्ट होता है। ओके, अच्छा, एक वोल्ट परिभाषा आ जाता है। एक वोल्ट क्या होता है? जब यहाँ पे भी देखो परिभाषा, भाई ये क्या है? Q है। Q क्या होता है? एक वोल्ट किसके बराबर होगा? जब W भी एक होगा, Q भी एक होगा, तभी ये भी एक आएगा। तो ठीक है, तो एक कूलाम आवेश पे एक जूल किया गया कार्य क्या कहलाएगा? एक वोल्ट कहलाएगा। अब देखो परिभाषा, जब एक कूलाम आवेश को लाने में एक जूल का कार्य होता है तो एक वोल्ट कहलाता है। बस हो गया, ठीक है। कार्य को किस में नापते हैं? जूल में नापते हैं। उसकी मात्रक क्या है? जूल है, ठीक है। तो ये एक वोल्ट बराबर क्या हो जाएगा? कार्य बटा आवेश को किस में नापते हैं? कूलाम में, तो जूल बटा कूलाम, ठीक है। इसलिए लिखा है जूल प्रति कूलाम, माइनस एक सिंबल लगा है, ठीक है। ये क्या है? जूल प्रति कूलाम है। इसको जब जूल कूलाम लिखेंगे तो इसके ऊपर माइनस एक सिंबल लगा देंगे, क्योंकि जब नीचे कोई डिनोमिनेटर यानी कि हर में कोई संख्या होती है, ऊपर जाती है तो उसकी घात क्या हो जाती है? बदल जाती है। यहाँ पे इसकी घात +1 है, ऊपर जाएगी तो -1 हो जाएगी। वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर क्या होता है भाई? विभवांतर को नापने का यंत्र होता है वोल्ट मीटर, ठीक है। वोल्ट मीटर क्या है? विभवांतर को मापने की युक्ति को वोल्ट मीटर कहते हैं। युक्ति वही यंत्र, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक यंत्र, इलेक्ट्रिकल यंत्र। इसका प्रतिरोध ज्यादा होता है, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध ज्यादा होता है, तथा हमेशा पश्च क्रम में जोड़ा जाता है, यानी कि ये समांतर हमेशा जोड़ा जाता है, समांतर रूप से, ठीक है, क्रम में जोड़ा जाता है। समांतर और श्रेणी अभी आगे समझोगे अच्छे से, ठीक है। पश्च क्रम में, उसी को पश्च को समांतर भी बोलते हैं, पश्च क्रम में जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर एक का प्रतीक क्या है? उसका सिंबल ये होता है, ऐसे बनाएंगे, बीच में क्या लगा देंगे? बी, ये प्लस ये माइनस, ये हो जाता है आपका वोल्ट मीटर। सेल क्या होता है? यह एक सरल युक्ति है जो विभवांतर को बनाए रखती है। सेल आपको पता ही है, छोटे छोटे आते हैं, उनमें क्या होता है? कुछ वोल्टेज होता है, 1.5 वोल्टेज का सेल आता है, ठीक है, जो आपकी उसमें लगते हैं, घड़ी में लगते हैं, 1.5 वोल्ट का होते हैं। तो उसमें क्या होता है? सेल एक युक्ति है, एक यंत्र है जो विभवांतर को बनाए रखती है, ठीक है, उसके अंदर विभवांतर होता है, वो उसको बनाए रखती है। अच्छा, विद्युत धारा हमेशा उच्च विभवांतर से निम्न विभवांतर की तरफ प्रवाहित होती है। विद्युत धारा हमेशा जो है कहाँ से प्रवाहित होती है? उच्च विभवांतर से निम्न विभवांतर। इसका कहने का मतलब है, उच्च मतलब है कि धनात्मक, ठीक है। दो वोल्टेज, जब बिजली आती है तो दो तार होते हैं, एक होता है लाइव वायर, एक होता है न्यूट्रल, ठीक है। तो क्या होता है? लाइव वायर जो होती है पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव भी बोलते हैं, ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल, निगेटिव टर्मिनल। तो पॉजिटिव वाले से क्या होती है? विद्युत धारा बहती है और वो क्या जाती है? निगेटिव की तरफ जाती है। लाइव वायर से न्यूट्रल की तरफ बहती है। और सेल के अंदर क्या होता है? सेल आपका ऐसे कुछ होता है, ठीक है। इसके अंदर एक सिंबल इधर प्लस बना होता है, इधर माइनस होता है। तो क्या होता है? इधर प्लस से निकलती है उसकी दिशा, ठीक है, और निगेटिव की तरफ जाती है, ये होती है उसकी डायरेक्शन सेल के अंदर, ठीक है। बैटरी में भी प्लस माइनस बना रहता है, तो प्लस की तरफ से विद्युत धारा निकलती है, निगेटिव की तरफ जाती है। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन किधर से बहते हैं भाई, क्योंकि आवेश के प्रवाह को ही विद्युत कह रहे हैं, तो जब विद्युत की धारा इधर है तो इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? इसके अपोजिट होगी, मतलब इधर होगी। ओके, अच्छा, अब विद्युत धारा में सामान्यतः प्रयोग होने वाले कुछ अवयवों के प्रतीक। तो विद्युत धारा के परिपथ में क्या होता है? कुछ चीजें यूज होती हैं, ठीक है, उनका सिंबल जीवन में तो एक्चुअल में तो वो सेम डिवाइस होती हैं, पर जब हम यहाँ पे पढ़ेंगे तो उनके सिंबल से उनको डिनोट किया जाता है। तो जैसे विद्युत सेल क्या होता है? इस सिंबल से प्रदर्शित किया जाता है। कई सारे विद्युत सेल लगे हैं, तो ये ऐसे 1 2 3 3 लगा दिया है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद खुली प्लग कुंजी अथवा स्विच, जो आपका स्विच होता है, जब आपका स्विच क्या है? ऑफ है, ये क्या है? ऑफ कंडीशन वाला स्विच है, ठीक है। और ये क्या है? बंद प्लग कुंजी अथवा स्विच, तो ये क्या है? जब स्विच आपकी क्या है? ऑन है, ये ऑन वाली कंडीशन है, इसमें क्या होगी? बिंदु रखी रहेगी, इसको अच्छे समझना। तार संधि, तार को जब जोड़ा जाता है तो इस सिंबल से डिनोट किया जाता है, ये सिंबल ऐसे लगा देंगे, बीच में यहाँ पे बिंदु रख दिया, मतलब तार क्या है? जोड़ा गया है, मतलब 3 तार को एक साथ लाके
जोड़ दिया गया, उनमें गांठ लगा दी गई। अच्छा, बिना संधि के तार, मतलब दो तार एक दूसरे के ऊपर से जा रहे हैं और वो क्या है, जुड़े हुए नहीं है, तो इस तरीके से एक तार ऐसे लाएंगे और दूसरा क्या कर देंगे, ऐसे थोड़ा सा टिल्ट कर देंगे, मतलब उसके साथ वो जुड़ा हुआ नहीं है। विद्युत बल्ब का सिंबल ये होता है, ठीक है, विद्युत बल्ब का सिंबल। प्रतिरोध, प्रतिरोध का सिंबल ये क्या होता है, ये ऐसे ले जाएंगे, उसके बाद ऐसे ऐसे, ये होता है आपका प्रतिरोध का सिंबल। प्रतिवर्ती प्रतिरोध अथवा धारा नियतांक, ठीक है, प्रतिवर्ती होता है वेरिएबल, मतलब जिसका हम प्रतिरोध घटा बढ़ा सकें, तो इसको इस तरीके से किया जाता है। धारा नियतांक वाला प्रतिरोध इस तरीके से इसका सिंबल होता है। अच्छा, एमीटर, एमीटर क्या होता है, जो क्या नापता है, विद्युत धारा को नापता है। वोल्ट मीटर क्या होता है, ये यंत्र है, इसका सिंबल हमने पहले ही पढ़ लिया है, इसको इस सिंबल से बनाया जाता है। इसके बाद आपके आए थे ओम भाई। ओम क्या था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 10th में आता ही आता है, इससे न्यूमेरिकल आएगा या फिर परिभाषा भी पूछ ली जाती है इसकी, ठीक है। तो ओम क्या थे, एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने बताया कि किसी तार में, जैसे ये आपका तार है, ठीक है, इसके अंदर से अगर विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी, ठीक है, इधर हमने क्या लगा दिया, वोल्टेज लगा दिया, इधर भी एक वोल्टेज लगा दिया, ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ से लगा दिया बैटरी का, निगेटिव टर्मिनल यहाँ पे लगा दिया, और ये तार है, ठीक है, लोहे का तार। तब क्या होगा, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित, मतलब इलेक्ट्रॉन बहना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि किसी तार में, ठीक है, किसी तार में लगाया गया वोल्टेज विभवांतर समानुपाती होगा इसके अंदर बहने वाली धारा के, ठीक है, क्या होगा, विभवांतर समानुपाती होगा विद्युत धारा के। ये इन्होंने कहा, किसी विद्युत परिपथ में धातु के तार के दोनों सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है, ठीक है, समानुपाती होता है, परंतु तार का तापमान समान रहना चाहिए, ठीक है, तापमान क्या हो, जहां पे रखा गया मतलब उसका एनवायरनमेंट समान रहे, ये चीज बोल रहा है। तो यानी कि बी क्या है, बी क्या है, समानुपाती है आई के, भाई यहाँ पे मिसप्रिंट है, ठीक है, बी क्या है, समानुपाती का सिंबल ये होता है, इसको मैं अलग से यहाँ पे लिख देता हूँ, बी क्या है, समानुपाती है आई के, ठीक है। जब इस समानुपाती का सिंबल हटाया जाता है तो ये आ जाता है बी बराबर आर आई, ठीक है, या फिर इसी को बी बराबर आई आर कहते हैं। आर क्या है, आर जब हमने इस समानुपाती के सिंबल को हटाया तो ये आया, उसकी जगह पे एक कांस्टेंट आता है, आप पढ़ोगे आगे, जब भी समानुपाती के सिंबल को हटाया जाता है एक कांस्टेंट लाया जाता है, ठीक है, तो वही आर क्या है, ये कांस्टेंट है, एक अचर चीज है, ठीक है, आर आर आ गया, और ये बन जाता है आपका किसका नियम, ओम का नियम, बी बराबर आई आर, ठीक है। आर क्या है, यहाँ पे नियतांक, इसको नियतांक, कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, नियतांक बोलते हैं। आर एक नियतांक है जिसे तार का प्रतिरोध कहते हैं, जिसको क्या कहा जाता है, प्रतिरोध। तो हमें आर मिल गया भैया, प्रतिरोध, इसे ही बोलते हैं क्या, प्रतिरोध। ये क्या है आपका, वोल्ट है, ठीक है। आई क्या है आपका, धारा है, ओके, क्लियर बात। अच्छा, इनका अगर सिंबल बनाया जाए, ग्राफ बनाया जाए तो क्या होता है, बी समानुपाती है आई, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, अगर एक साइड में एक्स अक्ष में हमने ले लिया धारा को, ठीक है, इधर धारा बह रही है, इधर क्या बह रहा है, बढ़ रहा है, विभवांतर बढ़ रहा है, तो इसका ग्राफ बनेगा बी समानुपाती है आई के, तो इसका इस तरीके से ग्राफ बनता है बच्चों, ठीक है, राजा बाबू समझ लिए। अच्छा, इसके बाद प्रतिरोध की बात कर लेते हैं। प्रतिरोध क्या है, यह चालक का वह गुण है जिसके कारण वह प्रवाहित होने वाली धारा का प्रतिरोध करता है। प्रतिरोध एक्चुअल में क्या करता है ना, इस जैसे ये आपका तार है, ठीक है, तार है, इसके अंदर अगर आपने वोल्टेज लगा दिया, ठीक है, तो इसके अंदर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन बहना शुरू हो गए। जब इलेक्ट्रॉन बहना शुरू हो जाते हैं तो प्रतिरोध क्या करता है, ये तार के अंदर ही होता है और इलेक्ट्रॉन के बहाव को रोकता है, उसके बहाव को बार बार रोकता है, बस यही काम है उसका। प्रतिरोध क्या करता है, इलेक्ट्रॉन के बहाव को रोकता है, यानी कि वो धारा को रोकता है, ठीक है। धारा, जब इलेक्ट्रॉन नहीं बहेगा तो भाई धारा कहाँ से आएगी, इलेक्ट्रॉन के बहाव को ही क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के बहाव को रोकता है, यानी कि वो धारा को रुकता है। तो प्रतिरोध क्या है, यह चालक का वह गुण है जिसके कारण वह प्रवाहित होने वाली धारा का प्रतिरोध करता है, उसे रोकने की कोशिश करता है, रोकता है। अच्छा, ये SI मात्रक क्या होता है, इसका SI मात्रक ओम होता है, याद रखना। प्रतिरोध का SI मात्रक क्या है, ओम, ये सिंबल से भी प्रदर्शित किया जाता है, इससे भी लिखा भी जाता है ओम, ठीक है। अच्छा, तो 1 ओम बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो, यहाँ से आया ही ये फॉर्मूला, यहाँ B बराबर IR था, ठीक है। अगर मैं यहाँ से R निकालना चाहूँ तो R बराबर लिख सकता हूँ, इस I को क्या भेजूंगा R से, इसे अलग करना है, जुदा करना है, R से I को अलग करना है, यानी कि I को इधर क्या R के साथ गुना में था, इधर आएगा भाग में हो जाएगा, यानी कि B बटा I आ जाएगा, यानी कि प्रतिरोध बराबर क्या हो जाएगा, वोल्ट बटा धारा।
तो वही लिखा गया है कि 1 ओम बराबर होगा 1 वोल्ट बटा 1 धारा। आर बराबर 1 कब होगा? जब ये भी 1 हो ये भी 1 हो तभी ये भी होगा। तो वही है 1 ओम बराबर 1 वोल्ट और 1 एम्पियर। जब परिपथ में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही हो तथा विभवांतर 1 वोल्ट हो तो प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है। ठीक है। धारा नियतांक, परिपथ में प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए जिस युक्ति का प्रयोग किया जाता है उसे धारा नियतांक कहते हैं। परिपथ में प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए जिस युक्ति का प्रयोग किया जाता है उसको धारा नियतांक कहते हैं। ठीक है। प्रतिरोध इसमें क्या होता है? रेजिस्टेंस लगा होता है, रजिस्टर लगा होता है। कोई भी डिवाइस अगर खोलोगे तो उसमें क्या होते हैं? छोटे छोटे ऐसे डिवाइस लगे होते हैं, रजिस्टर। ठीक है। वो क्या करते हैं? धारा को बदलने में काम करते हैं। ठीक है। जैसे मान लो कोई डिवाइस है, मुझे उसको क्या चाहिए? 5 वोल्ट ही चाहिए। ठीक है। तो हम क्या करेंगे? एक रजिस्टर लगा देंगे। ठीक है। उसकी वैल्यू के आधार पर लगा देंगे। वो क्या करेगा भाई? धारा को जाने ही नहीं देगा उससे ज्यादा। ठीक है। क्योंकि धारा वोल्ट बराबर क्या होता है? आई आर। तो आर की वैल्यू हम घटा बढ़ा सकते हैं। तरह तरह के रजिस्टर आते हैं, उसके जरिए हम वोल्टेज और धारा दोनों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये क्या होता है? धारा नियंत्रक। धारा नियंत्रक कहते हैं। धारा नियंत्रण क्या होता है? रजिस्टर ही होता है, प्रतिरोध ही होता है, जिसको रजिस्टर अंग्रेजी में बोलते हैं, प्रतिरोध हिंदी में बोलते हैं। अच्छा, वे कारक जिन पर एक चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, वे कारक जिन पर एक चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। तो क्या चीजें हैं जो प्रतिरोध को घटाती हैं, बढ़ाती हैं? सीधी सी बात ये कहना है। ठीक है। क्या चीजें हैं जो प्रतिरोध को घटाती या बढ़ाती हैं? तो अगर कोई तार बहुत लंबा है तो उसके अंदर क्या होगा? प्रतिरोध बहुत ज्यादा होगा। सीधी सी बात है। तो वही चीज लिखा गया है, चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। ठीक है। मतलब तार की लंबाई आप बढ़ाते जाओ, प्रतिरोध आपका बढ़ता चला जाएगा। इसीलिए कहते हैं भैया दूर से अगर बिजली ला रहे हो तो अच्छा तगड़ा सा तार लगाना। ठीक है। वरना पतला लगाओगे क्या होगा? लंबाई है, प्रतिरोध बढ़ेगा। प्रतिरोध का क्या काम है भाई? किसी के इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उनको रोकना। देखो आप जैसे कील को थोड़ी देर 1-2 हथौड़ी मारो तो उसकी कील को टच करो उसकी ऊपर की, तो वो क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। प्रतिरोध भी क्या कर रहा है? जैसे तार में ये है तार, आपका इलेक्ट्रॉन बार बार इसमें से जा रहे हैं, प्रतिरोध उसे रोक रहा है। टक 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 टक, मतलब इलेक्ट्रॉन को रोके जा रहा है और इलेक्ट्रॉन बह के आ रहे हैं, इस पर लगे जा रहे हैं, लगे जा रहे हैं, लगे जा रहे हैं। क्या हो जाएगा? हीट होना शुरू हो जाएगा, तार आपका हीट होगा और एक टाइम ऐसे आ जाएगा हीट होके लाल हो जाएगा, लाल होकर कट जाएगा, मतलब पूरी आपकी सर्किट खत्म। तार कट गया, बिजली आना बंद हो गई। तो ये काम करता है। इसलिए जब हम दूर से कहीं बिजली लाते हैं तो उसमें मोटा तार लगाते हैं। ठीक है। मोटे तार में क्या होता है? प्रतिरोध कम होता है। ठीक है। तो ये दूसरा पॉइंट देखो, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अनुप्रस्थ काट क्या है भाई? ये रखा गया, इसको काट दो तो इसके सामने का जो क्षेत्रफल दिख रहा है, बिल्कुल इसके सामने का जो क्षेत्रफल दिख रहा है उसको बोलते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ठीक है। यानी कि जितना मोटा तार होगा उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ये वाला क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। जितना पतला तार होगा उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। ठीक है। तो अनुप्रस्थ काट मोटा, यानी कि मोटा तार होगा तो अनुप्रस्थ काट बड़ा होगा। तो ये क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होगा। अगर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बड़ा हुआ तो प्रतिरोध कम हो जाएगा, अगर कम हुआ तो ज्यादा हो जाएगा। ठीक है। यानी कि पतला तार होगा उसमें प्रतिरोध ज्यादा होगा। तो दूसरा पॉइंट हो गया। तापमान के समानुपाती, तापमान बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। ओके। चौथा, पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है कि पदार्थ कैसा है। जो अलग अलग तत्व हैं आपके, ठीक है, अलग अलग पदार्थ हैं, उनके अलग अलग प्रतिरोध होते हैं। ठीक है। तो उस पर भी निर्भर करता है। विद्युत प्रतिरोधकता। ठीक है। विद्युत प्रतिरोधकता, देखो भाई यहीं से इन सब पॉइंटों से यहाँ से हमें पता चला पहले से, चालक की लंबाई के समानुपाती प्रतिरोध क्या होता है भाई? समानुपाती होता है लंबाई के किसी तार की। ठीक है। दूसरा पॉइंट कह रहा है चालक के अनुप्रस्थ काट के व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि उसके एरिया होता है ना भाई, ये तार को अगर काटोगे तो एक सर्कल सा आता है, वो क्या है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को अंग्रेजी में एरिया बोलते हैं। ठीक है। तो आर क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का बटे में लिखते हैं, 1/a हो जाएगा। इसके समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब हम इसको और इसको जब मिलाएंगे तो क्या बनेगा? ये बन जाएगा आपका आर समानुपाती L/A। ठीक है। और जब ये समानुपाती का यहाँ पे सिंबल हटाया जाता है तो एक आ जाता है ये सिंबल। ठीक है। जिसको प्रतिरोधकता कहते हैं, L/A। ठीक है। ये आ जाता है। ठीक है। तो ये आपका क्या कहलाता है? प्रतिरोधकता। ये
ठीक है। प्रतिरोधकता यहाँ से निकालूं तो इस ए को उधर भेजूंगा तो इधर क्या है, डिवाइड है, यानी कि आर में जाके गुना हो जाएगा, और एल क्या है, गुना है, उधर जाके भाग हो जाएगा। प्रतिरोधकता क्या हो जाता है, आर ए बटा एल। तो विद्युत प्रतिरोधकता क्या होती है, 1 मीटर भुज वाले घन के विपरीत फलकों में से धारा गुजारने पर जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है वह प्रतिरोधकता कहलाती है। ठीक है, प्रतिरोधकता कहलाती है। एसआई मात्रक क्या होता है, ओम मीटर। अब देखो ये है विद्युत प्रतिरोधकता, इसका एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, ये आपका रेजिस्टेंस है, रजिस्टर प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। ये क्या है, एरिया, एरिया क्या होती है, एल इंटू एल। ठीक है, मीटर स्क्वायर होती है। ठीक है, मीटर स्क्वायर, और नीचे भी एल है, यानी कि लंबाई को मीटर में नापेंगे तो 1 मीटर से 1 मीटर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी कि क्या बचा, ओम मीटर। ओम मीटर, इसीलिए इसका क्या होता है, एसआई मात्रक होता है। ठीक है, एम स्क्वायर है, नीचे एम है, तो एक एम से एम कैंसिल हो गया, ओम मीटर। प्रतिरोधकता चालक की लंबाई व अनुप्रस्थ काट के क्षेत्र के साथ नहीं बदलती, परंतु तापमान के साथ परिवर्तित होती है। ठीक है, तो जो ये प्रतिरोधकता है ना, ये अगर तार की लंबाई बढ़ जाए या घट जाए, इससे कोई इसमें परिवर्तन नहीं आता है। ठीक है, तार मोटा है, पतला है, इससे भी कोई परिवर्तन नहीं आता है। ठीक है, तो प्रतिरोधकता तार की लंबाई और अनुप्रस्थ काट पे बिल्कुल भी निर्भर नहीं करती है, सिर्फ ये निर्भर करती है तापमान परिवर्तन के साथ, मतलब तापमान अगर बढ़ रहा है तो ये परिवर्तित हो जाएगी। ठीक है, धातुओं और मिश्र धातुओं का प्रतिरोधकता परिसर इसके और इतना होता है। ठीक है, धातुओं और मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता परिसर इनके बीच में होता है, 10⁻⁸ मिश्र धातु की प्रतिरोधकता उनकी अवयवी धातुओं से अपेक्षाकृत अधिक होती है। मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता क्या होती है, अवयवी धातुओं की अपेक्षाकृत अधिक होती है। मिश्र धातुओं का उच्च तापमान पर शीघ्र ही अपचयन, यानी कि उसको दहन नहीं होता, अतः इनका उपयोग तापमान युक्तियों में किया जाता है। ठीक है, मिश्र धातुओं का क्या होता है, उच्च तापमान में इनका क्या होता है, दहन नहीं होता, मतलब जब टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता तो ये गल नहीं जाती, सीधी सी बात इतना समझो। जब इनको बहुत ज़्यादा गर्म करो, मतलब बहुत टेम्परेचर हो जाए, तभी ये गल के टूटती नहीं है। ठीक है, इसीलिए इनका यूज किया जाता है ऐसी जगह पे जहाँ पे तापमान हाई हो, और ये वहाँ पे यूज की जाती है ताकि ये टूटे नहीं। ठीक है, इनका उपयोग तापमान युक्तियों में होता है। तांबा व एल्युमिनियम का उपयोग विद्युत संचरण के लिए किया जाता है, क्योंकि इनकी प्रतिरोधकता कम होती है। ठीक है, आपका तांबा और एल्युमिनियम के तार देखे होंगे, तांबे के तार देखे होंगे, इनका यूज होता है। क्यों होता है, क्योंकि इनकी प्रतिरोधकता क्या होती है, कम होती है, रेजिस्टिविटी, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता को रेजिस्टिविटी बोला जाता है, ये क्या होती है, कम होती हैं। ठीक है, प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन समझो भाई। प्रतिरोध ये क्या चीज है वास्तव में बच्चों, ये आपके घर में जैसे जो यंत्र यूज होते हैं, जैसे टीवी यूज हो रही है, पंखा यूज हो रहा है, कूलर यूज हो रहा है, इन सब के अंदर प्रतिरोध होता है। ठीक है, तो उनको किस तरीके से कनेक्ट किया गया है आपके सर्किट में, जो आपकी बिजली आई है, एक फेज आया, एक न्यूट्रल आया है, उसके अंदर किस तरीके से कनेक्ट किया गया है, वो चीज है। तो ये क्या है, श्रेणी क्रम में। जब आप क्या करो, आपके टीवी में 2 तार होते हैं। ठीक है, उसका एक तार तो मान लो आपने कनेक्ट कर दिया, ये आपका वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन के एक तार से। ठीक है, और वॉशिंग मशीन का दूसरा तार ले गए आप पंखे के एक तार से कनेक्ट कर दिए। पंखे का क्या किए, दूसरा वायर निकाले आप ले गए बिजली का जो बोर्ड था उसमें लगा दिया, और इधर आपका जो ये वाली डिवाइस थी, ठीक है, इसका दूसरा वाला तार बचा हुआ था, उसको ले आए आप वोल्टेज में लगा दिए, पॉजिटिव टर्मिनल निगेटिव टर्मिनल। अगर इस तरह आप कनेक्शन करते हो, इसको बोलते हैं श्रेणी क्रम में। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, अच्छा, जब 2 या 3 प्रतिरोध को एक सिरे से दूसरे सिरा मिलाकर जोड़ा जाता है तो संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। श्रेणी क्रम में कुल प्रभावित प्रतिरोध कितने होते हैं, RS, यानी कि प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है तो उसमें क्या होता है, R1 + R2 + R3 हो जाता है। ठीक है, अब ये कैसे हुआ, अभी हम इसको नीचे समझते हैं। ये होता है, ठीक है, ये चीज़ आपको याद करना, इसके ऊपर आपके न्यूमेरिकल आते हैं। प्रत्येक प्रतिरोध में से एक समान धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, इस स्थिति में क्या होता है भाई, यहाँ से जो धारा निकलेगी, ठीक है, धारा की दिशा किधर से होती है, पॉजिटिव टर्मिनल से निकलती है। ठीक है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकलती है, यहाँ से जो निकली है मतलब वो क्या हो जाएगी, यहाँ एमीटर के अंदर से जाएगी, वही धारा इसके अंदर से बहेगी, वही धारा इधर से बहेगी, इधर से बहेगी, और बहती 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 फिर यहाँ पे आएगी।
तो मतलब धारा क्या होती है, जब आप श्रेणी क्रम में संयोजन किए हो तो धारा क्या होती है, समान होती है, सबको समान मिलती है। रजिस्टर 1, रजिस्टर 2, रजिस्टर 3 तीनों को समान मिलेगी, ठीक है। तथा कुल विभवांतर वर्गीकृत प्रतिरोधकों के विभवांतर का योग होता है। तो जो विभवांतर है, वोल्टेज, जो ये वोल्टेज ले रही है, ठीक है, जैसे आपका यहाँ पे क्या था, टीवी था और वॉशिंग मशीन थी, चलो इसको ले लेते हैं, ठीक है, पंखा था, टीवी, वॉशिंग मशीन, पंखा, ठीक है। तो जितना वोल्टेज ये ले रहा है वो अलग लेगा, प्लस ये वोल्टेज अलग लेगा, ये वोल्टेज अलग लेगा, ठीक है। तो यहाँ से जितना वोल्टेज निकला है, इसको मान लिया हमने बी वोल्टेज निकला है, तो ये B1 वोल्टेज ये लेगा, B2 वोल्टेज ये लेगा, B3 वोल्टेज ये लेगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे वही लिखा है, बी अगर निकला हुआ है तो B1, B2, B3। उसके बाद B1 कितना लेगा, बी के अंदर से ये वाला वोल्टेज, इसके अंदर से धारा कितनी जा रही है, आई जा रही है भाई। बी बराबर क्या होता है, IR होता है। जब यहाँ से धारा क्या जा रही है, आई जा रही है, और R क्या है, R1 है, तो B1 बराबर क्या हो जाएगा, IR1। इसी तरीके से B2 IR2, B3 IR3, ठीक है। B1, B2, B3 बराबर में IR1 IR2 IR3, ठीक है। इधर से इन सब का योग किसके बराबर होगा, B के बराबर होगा, ठीक है। इसको B के बराबर रख दिया। इधर क्या है, इनमें देखो I क्या था, सब में कॉमन था, उभयनिष्ठ था, इसको बाहर ले लिया तो R1 + R2 R3 हो जाएगा। ओके, R1 R2 R3 हो जाएगा। ओके, अब B बराबर IR लिख सकते हो, इस चीज को आप, अच्छा ये ऐसे इधर ऐसे इसको गलत प्रिंट किया, ऐसे चूंकि ये यहाँ पे लिखना था, चूंकि ये क्या है B1 B2 B3, यहाँ पे B1 भी लिख दिया ना, तो इसकी जगह पे लिखा गया वो। अच्छा B बराबर IR, IR1 R2, इधर भी I है इधर भी I है, क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। उसके बाद R बराबर R1 R2, ये आपका आ जाएगा क्या, कुल प्रतिरोध। अगर किसी डिवाइस को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है तो उनका कुल प्रतिरोध क्या होता है, R1 R2 R3 सबका योग के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, तो अतः एकल तुल्य प्रतिरोध सबसे बड़े व्यक्तिगत प्रतिरोध से बड़ा है, ठीक है। मतलब ये जो प्रतिरोध आता है, इनमें से ये प्रतिरोध इसमें जो भी बड़ा होगा उससे भी बड़ा होता है, क्योंकि भाई ये सबका जोड़ है तो इसलिए सबसे बड़ा ही होगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो राजा बाबू लोग, इसके बाद है पश्च क्रम में संयोजित प्रतिरोध, ठीक है। अगर प्रतिरोध को अगर पश्च क्रम में जोड़ा जाए, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं पैरेलल, PARALLEL, PARRAL, पैरेलल, ठीक है। पैरेलल जैसे रेल की पटरी होती है ना, दो एक दूसरे के समानांतर, ठीक है, वैसे पैरेलल पश्च क्रम बोला जाता है। तो इसको भी उसी तरीके से जोड़ा जाता है। देखो रेल की पटरी जैसी होती है ना, इसके और ये क्या है, एक दूसरे के बीच में क्या होती है, समान दूरी होती है, ऐसे समझ सकते हो। या फिर आप ऐसे समझ सकते हो कि इसके जो भी यंत्र लगे हुए हैं, जैसे ये मान लो टीवी है, R1 क्या है, R1 क्या है, टीवी है, दूसरा क्या है, पंखा है, तीसरा क्या है, कूलर है, R1 R2 R3, ठीक है। तो इनको किस तरीके से जोड़ा गया, इनके सब में क्या होंगे, दो तार निकले होंगे, तो इनका एक एक तार क्या लेंगे सबको और उसको एक साथ जोड़ दिया है, ठीक है। और दूसरा वाला सबका एक एक तार लिया और एक साथ जोड़ दिया है। तो इस तरीके का संयोजन क्या कहलाता है, पश्च क्रम संयोजन कहलाता है। अच्छा, इसमें क्या किया गया है, इसके बाद क्या किया गया, इसको लाया गया है, ये देखो वायर आया, ये क्या है, एक बैटरी से जोड़ा गया है, बड़ी बैटरी है उसके साथ जोड़ा गया है। फिर एक क्या लगा है, स्विच लगा है, ठीक है। और फिर एक क्या लगा है, एमीटर लगा है, जो कि विद्युत धारा को नाप रहा है। और फिर ये ऐसे जाके जुड़ा हुआ है इसके दूसरे सिरे से, ठीक है। अच्छा, मतलब बैटरी का एक तार गया है, एक छोर से जुड़ा हुआ है, जो तीनों रजिस्टर को, प्रतिरोध को एक एक सिरा करके जोड़ा गया था, उसके एक तार में जुड़ गया है। और बैटरी का दूसरा सिरा जाके इसके दूसरे वाले छोर में जुड़ गया है, ठीक है। मतलब इसमें अब बिजली आना शुरू हो गई है सब में, ठीक है, अगर कि आपकी ये स्विच जो है ऑन है तो, ठीक है। अच्छा, तो ये एमीटर क्या करेगा, करंट बताएगा, कितनी करंट इसके अंदर जा रही है, कितनी धारा इसके अंदर जा रही है। अच्छा, धारा की दिशा देखो, धारा की दिशा क्या है, ये पॉजिटिव वाले टर्मिनल्स, ये जो बड़ी वाली पाई होती है इसको बोलते हैं धनात्मक, ठीक है। तो ये बड़ी वाली पाई की तरफ से धारा निकलती है। हमेशा याद रखना बच्चों कि बड़ी वाली जो बैटरी का ये जो बड़ा वाला सिंबल होता है, बड़ी वाली पाई खींची गई तो इधर से धारा निकलती है, और जो छोटी वाली होती है इधर से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, मतलब। और इलेक्ट्रॉन और धारा की दिशा क्या होती है, विपरीत होती है, एक दूसरे के अपोजिट, बिल्कुल उल्टा। तो धारा की दिशा इधर है तो इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे बह रहे होंगे, ऐसे बह रहे होंगे, ये किसकी होगी, इलेक्ट्रॉन की दिशा होगी, ठीक है। अच्छा, जब धारा यहाँ से आ रही है बच्चों, यहाँ से आ रही है, यहाँ पे आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, किसमें किसमें, कुछ धारा इसमें से चली जाएगी, कुछ इसमें से चली जाएगी, कुछ धारा इसमें से चली जाएगी, ठीक है। और जो आपका श्रेणी क्रम में था उसमें क्या था, धारा सब में से एक समान ही जा रही थी, क्योंकि एक के बाद एक के बाद एक जुड़ा था।
पर यहाँ पे ऐसा जुड़ा ही नहीं है, ये पश्च क्रम संयोजन है। तो इसमें क्या है, इसमें ये कुछ चली जाएगी, कुछ इसमें चली जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, और फिर लास्ट में आके फिर यहाँ पे इधर से आएगी, जुड़ जाएगी, और ये सिंबल देखो ऐसे बनाया गया ना, ऐसे आया, ऐसे आके चला गया। तो ये धारा यहाँ से जा रही है, फिर यहाँ पे तीनों में देखो डिवाइड हुई है, देखो, और उसके बाद फिर यहाँ पे तीनों आके मिली हुई है, और फिर ये ऐसे चली आई। ठीक है, धारा का समझ में आया। मतलब इसमें धारा क्या है, पश्च क्रम में सबको अलग अलग मिलती है। ठीक है, पर पोटेंशियल जो इसके अंदर विद्युत विभवांतर है, जो यहाँ से बी बैटरी का विभवांतर कुछ होगा, 10 वोल्ट, 12 वोल्ट, 20 वोल्ट कुछ ही होगी। ठीक है, तो ये जो वोल्टेज मिल रहा है ये सारे रजिस्टर को बराबर मिल रहा है। यहाँ पे देखो सिंबल लगाया है, यहाँ से यहाँ के बीच में ये वोल्टेज मीटर लगाया, वोल्ट मीटर लगाया, जो कि विभवांतर को नाप रहा है। तो जितना वोल्टेज यहाँ से जा रहा है उतना वोल्टेज ही यहाँ पे इसको मिल रहा है। ठीक है, याद रखना, वोल्टेज क्या होता है भाई, सिरों के जो भी यंत्र है उनके सिरों के बीच लगाया जाता है। तो यहाँ पे ये तीनों यंत्र को जोड़े गए हैं, तो इनका एक सिरा ये रहा, एक सिरा ये रहा, या इसके बीच में वोल्टेज लगाया गया है, और यहाँ से इसको ये वोल्टेज इसके बीच में नाप रहा है। ठीक है, अच्छा, तो याद रखना बच्चों, इसमें दो चीज़, धारा क्या रहती है, सबको अलग अलग मिलती है, वोल्टेज सबको बराबर मिलता है। एक अगर अपने यहाँ जैसे आती है 120 वोल्ट आती है, ठीक है, तो 120 इसे भी मिलेगा, 120 इसे भी मिलेगा, 120 इसे भी मिलेगा। और यही वाला संयोजन, पश्च क्रम संयोजन ही घर में यूज होता है, वायरिंग में जो करते हैं इसी संयोजन के जरिए यूज करते हैं। क्योंकि हमारा पंखे को भी 120 ही वोल्ट चाहिए, टीवी को भी चलने के लिए 120 ही वोल्ट चाहिए, ठीक है, कूलर को भी चलने के लिए 120 ही वोल्ट चाहिए। अगर हम उसको श्रेणी संयोजन में कर देंगे ना, तो कोई धीमा चलेगा, कोई तेज चलेगा, क्योंकि सबको इसमें क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, सबको अलग अलग मिलता है। जो भी वोल्टेज आया है वो क्या है, कुछ इसको मिलेगा, कुछ इसको मिलेगा, कुछ इसको मिलेगा, तो बंट जाता है वो। पर इसमें क्या है, बंटता नहीं है, सबको बराबर मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर संयोजन करेंगे यंत्रों का, तो सब एक बराबर स्पीड में चलेंगे, क्योंकि वोल्टेज सबको एक समान मिल रही है। ठीक है, पर धारा सबको कम ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, वो उसके प्रतिरोध पे डिपेंड करेगा कि प्रतिरोध उसका कितना है। प्रतिरोध क्या है भाई, वास्तव में एक तार के अंदर से जो इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं, ठीक है, उनको रोकने का काम करता है प्रतिरोध। तो भाई जिस यंत्र में ज़्यादा प्रतिरोध होगा उसके अंदर से कम धारा जाएगी, जिसमें ज़्यादा कम प्रतिरोध होगा उसके अंदर से धारा ज़्यादा जाएगी, उसके अंदर से भाई इलेक्ट्रॉन ज़्यादा बहेंगे जो कम रोक पाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है। अच्छा, फिर आ जाते हैं, पश्च क्रम में प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर उपयोग किए गए विभवांतर के बराबर होते हैं। ठीक है, पश्च क्रम में जो भी आपके हैं प्रतिरोध, इनकी इसका प्रतिरोध और इसका प्रतिरोध, इसका विभवांतर और इसका प्रतिरोध, इसका विभवांतर, इसका सबका विभवांतर क्या हो रहेगा, समान रहेंगे। ठीक है, बराबर होता है, तथा कुल धारा प्रत्येक व्यक्तिगत प्रतिरोध में से गुजरने वाली धारा के योग के बराबर होगी। कह रहा है कि ये जो आई धारा आई है, तो इसके अंदर से कुछ धारा चली जाएगी, इसको हम मान लेते हैं I1, कुछ इसके अंदर से चली जाएगी, ये हो गया I2, कुछ इसके अंदर से चली जाएगी, इसको I3 मान लेते हैं। ठीक है, ये R3 होगा भाई, R1 R2 R3। ठीक है, तो जो ये धारा आई है ये किसके योग के बराबर होगी, ये वाली धारा, ये वाली धारा, ये वाला, इन दोनों का सम किसके बराबर होगा, इसके, क्योंकि यही धारा आई थी और यही तो बंटी है ना भाई 3 भागों में, तो सबका योग क्या होगा, इसी के बराबर होगा। वो चीज़ कह रहा है धारा के बराबर होगी। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे लिखी, I बराबर क्या है, I1 I2 I3। ठीक है, I1 I2 I3 इनके योग के बराबर होगी। अब आपको पता है ओम्स लॉ के अनुसार B बराबर IR होता है, ओम्स लॉ में हमने पढ़ा। तो I बराबर यहाँ से निकाल सकते हैं क्या, हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। इस R को यहाँ से I से हटाना है। ठीक है, तो हटाने के लिए, इस R को यहाँ से हटाने के लिए क्या कर सकते हैं, इस R को इधर से आप इधर भेजोगे। ठीक है, इधर क्या था, I के साथ मल्टीप्लाई गुना में था, इधर आएगा भाग हो जाएगा, तो यानी कि B बटा R हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला नियम यहाँ पे यूज होगा, I बराबर B बटा R, I1 है तो B बटा R1। ठीक है, B बटा R1 फर्स्ट वाले के लिए, I यहाँ से है। ठीक है, तो I बराबर होता है B बटे R। तो वोल्टेज क्या मिल रहा है, सबको समान मिल रहा है, यानी कि B वोल्टेज ही मिल रहा है इसको भी, तो B बटा R1। ठीक है, उसी तरीके से I2 के लिए B बटा R2, इसके अंदर प्रतिरोध क्या है, R2 है। I3 के लिए इसके अंदर प्रतिरोध क्या है, R3, तो B बटा R3। ठीक है, सब जगह B क्यों लिखा है, याद रखना बच्चों, पश्च क्रम में वोल्टेज क्या होता है, सबको बराबर मिलता है, इसीलिए B सबको बराबर मिल रहा है। ठीक है, अच्छा, अब इधर से B क्या लेंगे, कॉमन ले लेंगे, इसमें से B कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे B आएगा और इधर भी B रहेगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। कैसे हो रहे हैं देखो, एक बार समझा देता हूँ। तो ये आपका बन गया समीकरण B बटा R1 प्लस B बटा R2 प्लस B बटा R3। ओके, अब जब इधर से हम B कॉमन ले लेंगे, मतलब उभयनिष्ठ है सब में, तो B हमने क्या निकाल लिया, तो इधर बचा B बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3। ठीक है, और इधर क्या है, B बटा R है, इस B को आप इधर लाओ। ठीक है,
या फिर इस b को उधर भेजो, तो इधर क्या है ऊपर भाग में है, उधर जाके क्या इधर क्या है ऊपर है, इधर जाके क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर में चला जाएगा, ठीक है। इधर चला जाएगा। या फिर इसी b को इधर लाओ, इधर से लाओ, तो इधर क्या है इन सब के साथ क्या है b गुने में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, तो ये हो जाएगा b बटा r बटा b बराबर में इधर 1 बटा r1 1 बटा r2 प्लस 1 अपॉन में r3, ठीक है। तो इस b से ये b कैंसिल हो जाएगा, यानी कि बचेगा क्या 1 बटा r बराबर 1 अपॉन में r1 1 अपॉन में r2 1 अपॉन में r3, और यही आपका क्या होगा बन जाएगा आपका इसका नियम, ठीक है। यही आपका क्या बन जाएगा पश्च क्रम संयोजन का कुल प्रतिरोध निकालने का नियम, ठीक है। एकल तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम पृथक, ठीक है, प्रतिरोध के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। एकल तुल्य, तुल्य मतलब कुल टोटल कहते हैं, ठीक है। एकल तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब रेसिप्रोकल, एक बटा, व्युत्क्रम इसको कहते हैं, एक बट्टे में लिखा जाए, ठीक है, इसको व्युत्क्रम। वो क्या होता है प्रतिरोध के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। प्रतिरोध का व्युत्क्रम, इसका भी प्रतिरोध व्युत्क्रम, इसका भी, इनका सबका क्या होता है योग के बराबर होता है, यही आपका नियम बन जाता है। ओके, अच्छा, श्रेणी क्रम संयोजन की तुलना में पश्च क्रम संयोजन के लाभ, ठीक है। इन दोनों में श्रेणी की तुलना में पश्च क्रम संयोजन से के लाभ क्या क्या हैं, ठीक है। तो श्रेणी क्रम संयोजन में जब एक अवयव खराब हो जाता है तो परिपथ टूट जाता है तथा कोई भी अवयव काम नहीं करता है। एक अवयव का मतलब यहाँ से है कोई यंत्र आपका, जैसे पंखा खराब हो गया, अगर आपने उसको श्रेणी क्रम में जोड़ा है, तो आ जाओ डायग्राम पे आ जाते हैं। ये मान लो आपका पंखा है, ठीक है, पंखे का यहाँ पे पंखा चल रहा है। अगर ये खराब हुआ, मतलब खराब होने का मतलब इसके अंदर से तार वार कट जाएंगे, टूट जाएंगे, ठीक है। तो अब क्या इसके अंदर से धारा आगे जा पाएगी? नहीं जा पाएगी। तो ये खराब होने की वजह से बाकी ये भी बंद हो जाएगा, ये भी बंद हो जाएगा, ये चीज़ कह रहा है। तो ये क्या है, इसमें दिक्कत है। श्रेणी क्रम में संयोजन किए हो, अगर एक चीज़ आपका खराब हुआ तो पूरा घर की लाइट पूरी बंद, ये दिक्कत है, ठीक है। अच्छा, परिपथ टूट जाता है और कोई भी अवयव काम नहीं करता। अवयव का मतलब यहाँ पे यंत्र, जो जो चीजें लगाई गई हैं वो। इसके बाद दूसरा है, अलग अलग अवयवों में अलग अलग धारा की जरूरत होती है। यह गुण श्रेणी क्रम में उपयुक्त नहीं होता है क्योंकि श्रेणी क्रम में धारा एक जैसी होती है, ठीक है। अगर हम जो यंत्र हैं सब में क्या होता है, जैसे मोबाइल के लिए चार्ज होने के लिए क्या चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 2 एम्पियर की धारा चाहिए, ठीक है। टीवी में और ज़्यादा होता है, जो आपकी मोटर वोटर होती हैं पानी निकालने वाली, इनमें 10-10 एम्पियर की धारा चाहिए होता है, तो ठीक है। तो किस में धारा अलग अलग मिलती है? पश्च क्रम में मिलती है। पर श्रेणी क्रम में अगर जोड़ोगे तो सबको धारा एक समान ही मिलेगी, ठीक है। तो घर में जो यंत्र है सबको अलग अलग धारा चाहिए, तो कौन सा ज़्यादा अच्छा रहेगा? पश्च क्रम संयोजन ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये क्या है, इसमें लाभ है पश्च क्रम के। अलग अलग अवयव में अलग अलग धारा की जरूरत होती है। यह गुण श्रेणी क्रम में उपयुक्त नहीं है। श्रेणी क्रम में क्योंकि समान धारा मिलती है, क्योंकि श्रेणी क्रम में एक जैसी धारा रहती है, ठीक है। तीसरा, पश्च क्रम संयोजन में प्रतिरोध कम होता है, ठीक है। पश्च क्रम संयोजन में प्रतिरोध भी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ओके, ठीक है। अच्छा, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव मतलब किसी यंत्र में आपने बिजली दी है तो उसमें क्या होता है, कुछ हीट उत्पन्न होती है, ठीक है, ऊष्मा उत्पन्न होती है, उसको समझना है कि वो कैसे क्या होता है, मतलब उसका फॉर्मूला क्या, कैसे निकाला जाएगा। यदि एक विद्युत परिपथ विरुद्ध रूप से प्रतिरोधक है, मतलब उसके अंदर क्या है, ज़्यादा अधिक प्रतिरोध है, कोई परिपथ है जिसके अंदर क्या है, ज़्यादा अधिक प्रतिरोध है, तो स्रोत की ऊर्जा पूर्ण रूप से ऊष्मा के रूप में चयनित होती है, ठीक है। तो जितनी हम उसमें ऊर्जा दे रहे हैं, मतलब बिजली लगा रहे हैं, वो सारी की सारी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? ऊष्मा में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है, हीट में कन्वर्ट हो जाएगी। अच्छा, इस विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। जैसे आपके यहाँ हीटर होता है ना, उसका काम क्या होता है भाई? बिजली को किस में कन्वर्ट कर देता है? हीट में कन्वर्ट कर देता है। वो गर्म हो जाता है पूरा लाग, और उसमें से हीट निकलती है, उस पर खाना भी बनाते हैं। तो उसका काम क्या है? तापीय प्रभाव पे वो काम करता है, ठीक है। इसी तरीके से प्रेस है आपका, प्रेस में बिजली देते हैं, उसके नीचे का तांबा जो लगा मतलब वो प्लेट लगी होती है, वो गर्म हो जाती है। क्या हो रहा है? बिजली दिया हमने, वो किस में कन्वर्ट हो गई? बदल गई हीट में, ऊष्मा में बदल गई, ठीक है। तापीय प्रभाव ये यही है। तो अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या होता है? ऊर्जा बराबर होता है शक्ति गुना समय, ठीक है। और ये हीट क्या होता है? ये हीट, एच मतलब हीट है यहाँ पे, ठीक है, हीट ऊष्मा। हीट क्या होता है? P इंटू टी, पावर गुना समय का फॉर्मूला होता है। ऊष्मा, ऊर्जा बराबर शक्ति गुना समय, ठीक है। तो हीट P इंटू टी, पावर गुना
शक्ति गुना समय, और इसी हीट को फिर लिख सकते हो P होता है P बराबर IR, इसको भी आगे पढ़ोगे, ठीक है। पावर क्या होता है, शक्ति क्या होता है, V इंटू आई, वोल्टेज विभव विभवांतर गुना धारा का गुना होता है पावर, शक्ति। तो P की जगह पे हम BI लिख सकते हैं, यहाँ पे BI लिख दिया, तो हीट बराबर हो जाएगा BIT, समय भी है ना, ठीक है, ठीक है, BIT एक फॉर्मूला ये बन जाता है। और अगर B की जगह पे आप लिखना चाहो तो B बराबर IR भी होता है, तो B की जगह पे अगर IR लिख देंगे तो एक I यहाँ पे पहले से ही है और एक I और यहाँ से आ गया, तो I स्क्वायर RT हो जाता है, एक फॉर्मूला ये भी हो जाता है। देखो इसको समझो, H बराबर BIT था, ठीक है, B बराबर होता है IR, ठीक है, B की जगह पे हमने लिख दिया IR, एक I पहले से ही था और T भी था, तो ये क्या हो गया, एक I दो I यानी कि I का स्क्वायर RT, ठीक है, तो ये होता है हीट, ठीक है, ये फॉर्मूला निकल जाता है। H मतलब क्या है, ऊष्मा ऊर्जा, जो हीट एनर्जी है, हीट एनर्जी है, ठीक है, I क्या है, धारा है, R क्या है, प्रतिरोध है, T क्या है, समय है, सब कुछ पता चल गया। अतः उत्पन्न ऊष्मा I स्क्वायर RT ये होता है, ठीक है। तो किसी चीज़ में आप धारा दे रहे हो तो अगर ज़्यादा देर तक दोगे तब भी वो गर्म होगा, ज़्यादा गर्म होगा, ठीक है, और अगर उसके अंदर प्रतिरोध ज़्यादा है तब भी बहुत जल्दी गर्म होगा, ठीक है। प्रतिरोध मतलब इसके अंदर से कोई चीज़ बह रहा है, इलेक्ट्रॉन बहते जा रहे हैं, और कोई ऐसा चीज़ लगा है जो इसको रोक रहा है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बार बार आके इसके ऊपर ठक 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 लड़ेंगे। और आपको पता है, जैसे कील अभी कभी ठोंकते हो आप, हथौड़ी से उस पर दो हथौड़ी मारो तो उसके ऊपर का जो सिरा होता है कील का वो गर्म हो जाता है। मतलब किसी चीज़ को ठोंकने से उसमें क्या होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो वही चीज़ है, अगर प्रतिरोध है मतलब कोई चीज़ है उसको रोक रहा है और इलेक्ट्रॉन आके बार बार उसको ठोके जा रहे हैं, तो उस पर क्या हो जाएगा, हीट उत्पन्न हो जाएगी, ऊष्मा उत्पन्न हो जाएगी, वही है। तो अगर ज़्यादा प्रतिरोध होगा तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उसको ठोकेंगे, उसमें टक्कर होंगी, तो ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न होगी, ठीक है, उत्पन्न होगी। जूल का विद्युत धारा का ताप नियम। अच्छा, इस नियम के अनुसार, जो हमने पढ़ा ऊपर, इस नियम के अनुसार किसी प्रतिरोध में उत्पन्न ऊष्मा विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होती है, ये हमें दिख रहा है। किसी यंत्र में ऊष्मा कितनी उत्पन्न होती है, वो धारा जो दी गई है उसके वर्ग के समानुपाती, मतलब बराबर, ठीक है, समानुपाती मतलब हीट ऊष्मा बढ़ेगी तो जितनी हम धारा देंगे उसके वर्ग के समानुपाती होगी। हमने आई एक धारा दिया तो एक का वर्ग हो गया एक, इतनी ही आई बढ़ी और उतना ही क्या हो जाएगा, ऊष्मा भी बढ़ जाएगा, साथ साथ बढ़ते चलेंगे दोनों चीज, ठीक है। प्रतिरोध के समानुपाती, रेजिस्टेंस, प्रतिरोध आप बढ़ाओगे तो धारा भी ऊष्मा भी बढ़ेगी, प्रतिरोध बढ़ाओगे ऊष्मा भी बढ़ेगी, प्रतिरोध बढ़ाओगे ऊष्मा भी बढ़ेगी। विद्युत धारा के प्रवाहित होने वाले समय के समानुपाती, समय ज़्यादा देर लगा के रखोगे, हीट जैसे आपका होता है प्रेस, ज़्यादा देर लगा के रखो गर्म होते चला जाता है, गर्म होते जाता है ना। हीटर है, थोड़ा टाइम लेता है, उसको लगाओ छोड़ दो, 2 मिनट 4 मिनट बाद वो गर्म हो जाता है, फिर उस पर खाना रख सकते हो, वरना शुरू में तो बिल्कुल ही ठंडा रहेगा। तो समय जैसे बढ़ता है वैसे ऊष्मा भी बढ़ना शुरू हो जाती है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद पॉइंट में दिया गया है तपन प्रभाव। हीटर जो होता है आपका उसका काम ही यही है कि विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदलना, ठीक है। प्रेस भी यही काम करता है। आदि में छायांवित होता है। छायांवित का मतलब है अपनी इच्छा अनुसार, ठीक है, मतलब इनको बनाए ही ऐसे गए हैं कि इसमें विद्युत ऊर्जा को ये हीट में ही बदलेगा, इसका यही काम है। परंतु कंप्यूटर मोबाइल आदि क्या होते हैं, अछान्वित होते हैं, मतलब इनका ये अपनी इच्छा के अनुसार ऐसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसमें हीट में नहीं बदलती ये सारी चीज़ें, कुछ परसेंट बदलती है, ऐसा नहीं है। मोबाइल भी हीट होता है, ज़्यादा देर चलाओ, गेम वेम खेलते हो तो हीट हो जाता है, मतलब ये अछान्वित होता है, ठीक है। विद्युत बल्ब में अधिकांश शक्ति ऊष्मा के रूप में प्रकट होती है। जो आपका विद्युत बल्ब होता है, फिलहाल अभी जो आ गए हैं एलईडी वाले, उसमें तो कम ऊष्मा निकलती है, ठीक है। पर पहले जो कच्ची बल्ब आती थी 10 रुपए की कांच वाली, ठीक है, उसमें क्या होता था, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ क्या हो जाती है, हीट हो जाती है, मतलब जितनी आप बिजली देते हो ज़्यादा ऊष्मा के रूप में निकलती है, रोशनी उसमें कम ही होती है, ठीक है। विद्युत बल्ब में अधिकांश शक्ति, अधिकांश मतलब आधे से ज़्यादा शक्ति ऊष्मा के रूप में प्रकट होती है तथा कुछ भाग प्रकाश में के रूप में उत्सर्जित होता है। पर ये कांच वाली बल्ब की बात हो रही है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है। जो विद्युत बल्ब होती है जिसके अंदर वो तार वाला होता है, तार वाला बल्ब, उसके अंदर जो तार लगा होता है उसको, वो किसका होता है, टंगस्टन का बना होता है, क्योंकि यह उच्च तापमान पर अपचयनित नहीं होता, ठीक है। अधिक टेम्परेचर पर भी ये क्या होता है, गलता नहीं, ठीक है। दूसरा, इसका गलनांक उच्च होता है। इसका गलनांक है 3380 डिग्री सेल्सियस, इतना तापमान होगा तब ये गलेगा, ठीक है।
बल्ब में रासायनिक दृष्टि से अक्रिय नाइट्रोजन तथा आर्गन गैस भरी होती है। उसके अंदर जो कांच वाली बल्ब होती है उसके अंदर कौन सी गैस भरी होती है, क्वेश्चन पूछ सकता है। अक्रिय नाइट्रोजन और आर्गन गैस भरी होती है, जिससे तंतु की आयु में वृद्धि हो जाती है। जिससे क्या होता है, जो तंतु लगा है, टंगस्टन लगा है, उसकी वृद्धि हो जाती है, वो जल्दी खराब नहीं होता है। ठीक है। अच्छा, अब आगे आपका टॉपिक शक्ति। शक्ति क्या है? पावर। ऊर्जा के उपभुक्त होने की दर को शक्ति कहते हैं। ठीक है, ऊर्जा के उपयोग होने की दर को शक्ति कहते हैं। मतलब आप ऊर्जा कितनी यूज कर रहे हो उसको क्या कहते हैं? शक्ति। ठीक है, और शक्ति का फॉर्मूला होता है P बराबर BI। इसको याद करना, पापा वेरी इंपॉर्टेंट। P बराबर BI, पापा वेरी इंपॉर्टेंट, P बराबर BI। ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पे बी की जगह पे IR लिख सकते हैं। B बराबर होता है IR, और बी की जगह पे IR लिखेंगे, और I यहाँ पे पहले से है, यानी कि ये क्या बन जाएगा? I यानी कि I का स्क्वायर R। P बराबर बन जाएगा, पावर बराबर I स्क्वायर R बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपका एक नियम बन जाता है, P बराबर I स्क्वायर R। और इसी को आप I बराबर क्या लिख सकते हो? B बटा R लिख सकते हो। ठीक है, I बराबर लिख सकते हो B बटा बार R। तो मैं I की जगह अगर लिख दूं B बटा R, तो इसका क्या है? वर्ग है, मतलब इसका भी वर्ग, इसका भी वर्ग, और R क्या है? ऊपर गुने में है। ठीक है, तो एक R से इसकी पावर क्या हो जाएगी? कैंसिल हो जाएगी। R स्क्वायर का क्या मतलब है? R इंटू R, तो एक R कैंसिल हो जाएगा, यानी कि बचा क्या? ऊपर बचा है B स्क्वायर, नीचे बचा है R। तो एक फार्मूला ये भी बन जाता है आपका। ठीक है, तो वही चीज़ लिखा है, P बराबर I स्क्वायर R भी होता है, बराबर B स्क्वायर R भी होता है। ठीक है। अच्छा, शक्ति का SI मात्रक होता है वाट। वाट जो आपके यहाँ पे घर में बिजली यूज होती है उसको किस में नापते हैं? कहते हैं वाट। कितने वाट का आपने लिया है कनेक्शन? 1 वाट, 1 किलो वाट, 2 किलो वाट। ठीक है, उसमें नापा जाता है। ठीक है, तो वाट होता है 1 वाट, मतलब होता है 1 वोल्ट गुना 1 एम्पियर। ठीक है, 1 वाट का क्या मतलब है? 1 वोल्ट गुना 1 एम्पियर। ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक है किलोवाट। मतलब जो आपके यहाँ नॉर्मल व्यवहार में यूज होता है, आप परिवार में घर में देखते हो अपनी आसपास, वो किलोवाट में यूज होता है। वाट नहीं बोलते, किलोवाट बोले ना, कि 1 किलोवाट का आपके यहाँ मीटर लगा हुआ है, तो 1 किलोवाट का यूज होता है। ठीक है, और 1 किलोवाट बराबर होता है 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। ठीक है, ये होता है जूल में। ठीक है, 1 किलोवाट में कितना जूल? 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। 1 किलोवाट विद्युत ऊर्जा की एक यूनिट है। ठीक है, एक यूनिट कहते हैं ना, कितनी यूनिट आई है तुम्हारे के यहाँ बिजली की बिल, तो कहते हैं 1 यूनिट आई है, 4 यूनिट आई, 36 यूनिट आई, 50 यूनिट आई, 100 यूनिट आई, तो वो क्या होता है? 1 किलोवाट, उसको बोलते हैं 1 यूनिट। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपका चैप्टर पूरा हमने पढ़ लिया। अब एक बार चैप्टर का थोड़ा सा रोड मैप फिर से समझ लेते हैं, क्या क्या हमने पढ़ा। हमने सबसे पहले पढ़ा विद्युत धारा। विद्युत धारा एम्पियर से नापी जाती है। इसका क्या है? एम्पियर क्या है? इसका मात्रक है। विद्युत धारा क्या होती है? विद्युत आवेशिक प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत आवेशों की प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। इसका हमने फॉर्मूला पढ़ा, B बराबर Q/T। ठीक है, Q क्या है? आवेश है, T क्या है? समय है। ठीक है, और विद्युत धारा को किस में नापा जाता है? एमीटर द्वारा मापा जाता है। ठीक है, इसको किससे नापते हैं? एमीटर द्वारा। कैसे जोड़ा जाता है? कैसे जोड़ा जाता है? तो इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। एमीटर हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अगर विद्युत धारा नापना है तो आप एमीटर को कैसे जोड़ोगे? श्रेणी क्रम में। हमने देखा भी 500 क्रम में एमीटर कैसे जुड़ा था, बैटरी के साथ जो तार गया था उसी के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा था। ठीक है, अच्छा, Q बराबर IT ये हो गया। इसके अंदर हमने पढ़ा कुल आवेशों जो किसी चालक के अनुप्रस्थ काट में कुल समय T में प्रवाहित होता है। ठीक है, मतलब धारा का वो परिभाषा बताया। विद्युत परिपथ प्रतीक पढ़ा, विद्युत धारा के प्रवाह होने का पथ। ठीक है, परिपथ में हमने जो सिंबल थे सारे पढ़े। फिर दिशा कैसी होती है? विद्युत धारा की दिशा सेल के धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर होती है। ठीक है, जो हम बैटरी बार बार बनाते थे ये ऐसे, इसको बैटरी का सिंबल था, तो ये वाला जो बड़ा वाला पाई होता है इसको बोलते हैं धन वाला सिंबल, ये बोलते हैं निगेटिव। तो धारा कहाँ से निकलती है? बड़े वाले सिंबल से निकलती है और इधर की तरफ आती है, ऐसे घूम के परिपथ में से पूरे में से घूम के फिर ऐसे आती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन किधर से निकलते हैं? निगेटिव वाले टर्मिनल से निकलते हैं। तो बच्चों ये PDF आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो बच्चों। और कोई दिक्कत है तो कमेंट करना, आपको मैं टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दूंगा, वहाँ पे आ जाना, आपसे आगे फिर आप पढ़ाई कर सकते हो अपनी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में। बाय बाय।